हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हम देखेंगे। आज कुछ बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पहले यूनिट की बात करूँ, है ना। यूनिट सबसे ज़रूरी है। यूनिट की बात की जाए पहले मैं यूनिट की देख लेता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट की, है ना। तो इसे हम लोग जनरली AMU बोलते हैं, है ना। ये 1961 में आया था। ठीक है, देखिए 1 AMU इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स 1/16 टाइम्स the mass of one oxygen atom, one oxygen atom। ये होता है 1 m इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये आपको मतलब ये सब जो भी जितना मैं बता रहा हूँ वो आपको याद करना चाहिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। और 1 m इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मास ऑफ वन कार्बन एटम, है ना। तो 1/16 टाइम्स ऑक्सीजन का, 1/12 टाइम्स कार्बन का, ये मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो वो सब तो आप लोग जानते होंगे कि वन मोल में कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो वो सब आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे, तो उस सब की चर्चा मैं नहीं करूँगा। मैं आगे बढ़ूँ तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ कि जैसे कि मैं लिखा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स होता है कार्बन एटम का। ठीक है ना, कार्बन एटम का होता है ना। मैंने पिछले स्लाइड में बताया 1/12 टाइम्स कार्बन होता है वन कार्बन एटम का। तो अगर मैं इसे 1 AMU का अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ और इसका वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन कार्बन C12, है ना, इज इक्वल टू होता है 12 इंटू 10⁻³ kg बाई 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। और 1 AMU होता है 1/12 इंटू 12 इंटू 10⁻³ और 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो मुझे फाइंड करनी थी एक्चुअली में ये 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एक्चुअली में मुझे यही फाइंड करनी थी, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न होनी चाहिए।
ये इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न होनी चाहिए। 1 m इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg। ऐसे ही आज कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे जाऊँ, देखिए मैं आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू mc²। रिलेटिविटी का चीज़ है ये, mc² है ना, तो वहीं से रिलेशन आया हुआ है। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि 1.6 × 10⁻19 जूल है ना। और 1 MeV पूछो तो कुछ नहीं करना है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो MeV आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह मैं अगर 1 AMU इंटू c² जो है ना करूँ तो एनर्जी निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे 1.67 × 10⁻27 × c² जूल में, है ना। तो 1 जूल इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो 1/1.6 × 10⁻13 MeV में, है ना, क्योंकि 10⁻19 है, इंटू 6 कर देंगे तो -13 हो जाएगा, है ना। 1 जूल का मैं लिखूँ तो उसी तरह 1 AMU इंटू c² अगर मैं लिखूँ तो आएगा 1.66 × 10⁻27 इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻13, है ना। तो अगर 1 AMU इंटू c² की अगर वैल्यू मैं लिखूँ तो ये आएगी 931.5 MeV, है ना। तो मैं यही मतलब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है मैं यही आज बताऊंगा, कुछ आज ज़्यादा का टॉपिक नहीं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कब क्या बदलना है क्या नहीं, है ना। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी होगा। मैं अब आगे बढ़ूँ तो अब रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बस मैं बता दूं कि ये होता है और कुछ नहीं, डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा आज। डेरिवेशन आप लोग खुद देख लीजिएगा, कुछ मतलब इतना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब आते ही नहीं है डेरिवेशन, तो मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। मैं पॉइंट लिख दो, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मैं ज़रा बता दूं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होता है ME, मैं इसको लिख सकता हूँ सबसे ME, है ना। तो ये होता है 0.0000548 AMU, ये AMU में है। और अगर मैं इसे MEV में लिखूं तो 0.511003, इससे आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये इससे आप लोग परिचित होंगे, ऊपर वाले से तो नहीं पता, लेकिन इससे आप लोग बहुत जरूरी परिचित होंगे ही होंगे, है ना। 0.511 होता है। उसी तरह ये एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ये सब ज़रूरी है कि MP जो है वो 1836 टाइम्स ME है, और MN मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 1839 टाइम्स ME है। तो ये सब जो आप लोगों को ज़रूरी याद होने चाहिए कि डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगाएं और क्वेश्चन बनाएं, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं एक लाइन ले लूँ,
से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं प्रोटॉन लिखता हूँ, अलग अलग यूनिट्स में मैं सबका लिखूँगा, और यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, अगर मैं MP लिखूं तो ये आएगा 1.67265 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। फिर अगर MP मैं लिखूं तो 1.0072747 AMU, ये AMU में हो गया। MP मास ऑफ प्रोटॉन MEV वे 938.2805 MeV/c², ठीक है। अब उसी तरह Mn का, तो Mn का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और Mn का अगर मैं AMU में लूँ तो 1.00865 AMU, है ना। और Mn में अगर MEV में लिखूँ तो 939,570.77 MeV/c²। मुझे तो बस देखिए, मुझे बस इतना ही याद थी कि अब उतना कौन याद करता है यार। थोड़ी जैसे कि MEV मुझे मालूम थी 0.511 होता है इलेक्ट्रॉन का, उस तरह मुझे इसकी पता थी और इसकी पता थी कि, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है 938.28 939.57। ये सबको धीरे धीरे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ये सब आपको मतलब ज़रूरी है, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इतना हुआ, बस यही छोटे छोटे टॉपिक्स आज मुझे लेने थे, क्योंकि ये सभी बताने ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, है ना। तो ये सभी बताना मुझे ज़रूरी था। अब मैं अगर आपको कुछ हर एक पॉइंट तो बल लिखा नहीं जा सकता ना, कुछ मैं आपको बता दूँ कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के बारे में, ठीक है। तो एक जैसे कि एटॉमिक मास जो हो गया ना, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ था एक, वही एटॉमिक मास देता था। मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो था ना, वो डाटा को वही एटॉमिक मास देता था, ठीक है। और एटॉमिक मास जो है ना, एटॉमिक मास जो है वो डायरेक्टली मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है मास नंबर के। एटॉमिक मास जो है इक्वल है मास नंबर के होता है। मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक मास जो है वो इक्वल है मास नंबर, ठीक है, मतलब होता है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का अपना अपना आइसोटोप्स होता है, वेरियस हर बहुत प्रकार के आइसोटोप्स होते हैं, उनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, हर का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक और मैं टर्म बता दूँ कि देखिए, जैसे कि मैं आज लेता हूँ रिलेटिव एबंडेंस। ये सब अगर बुक पढ़िएगा सब आपको मिल जाएगा, कहीं जाने वाले नहीं हैं। आइसोटोप्स, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ H आइसोटोप्स परसेंटेज, है ना। H आइसोटोप्स मतलब हाइड्रोजन, H आइसोटोप्स मतलब हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, इसमें आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए 1H लिख दूँ, इसी तरह 2H। देखिए 1H का अगर मैं एटॉमिक मास लिखूँ, यहाँ देखिए एटॉमिक मास लिखा जा रहा है, एटॉमिक मास में लिख दूँ तो ये आएगा 1.007, ठीक है, 8 AMU। उसी तरह रिलेटिव एबंडेंस की बात करूँ कितने परसेंटेज में है, तो वो है लेस देन 99.98, ठीक है।
एटॉमिक वेट की बात करूं, वो है 1.0078 AMU, है ना। उसी तरह 2H की देखूं तो उसी तरह होता है 2.0144 AMU एटॉमिक मास की। इसका भी होता है 0.0026 से लेके 0.184 तक, और इसके जितने भी होंगे सेम होंगे, एटॉमिक वेट सेम होंगे सबके। 3H की बात करूं तो 3.016 AMU, ठीक है। फिर ये होता है वेरी स्मॉल, एबंडेंस होता है इसमें, वेरी स्मॉल होता है, और वो तो सेम होता है। तो ऐसी इसी तरह हर प्रकार के अलग अलग हैं, अलग अलग जितने भी हैं सबके आइसोटोप्स हैं, उनके एबंडेंस अलग है, एटॉमिक वेट अलग है, एटॉमिक मास डिफर करेंगे, है ना। चलिए आज दूसरे पॉइंट में बैठते हैं, जल्दी आगे छोटे छोटे पॉइंट जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास की चर्चा की जाए। अब बहुत ज़रूरी है कि एटॉमिक मास देखिए, क्योंकि अब आगे एटॉमिक मास mn होता है, और न्यूक्लियर मास वो होता है mn, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ma जो होता है ना, ये देखिए ma जो होता है वो mn प्लस ZME प्लस बाइंडिंग एनर्जी बस अभी समझ लीजिए, आप लोग जानते होंगे 12th का टॉपिक है, लेकिन मैं इसके बारे में चर्चा आगे करूँगा। ये क्योंकि अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही Ma इज इक्वल टू mn प्लस ZME, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए Ma जो है mn प्लस ZME हो जाएगा। ये ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में ये ज़ीरो होता है, मतलब नियरली इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर साइज की बात कर लें, न्यूक्लियर साइज यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियर साइज की अगर बात की जाए तो एटॉमिक डायमेंशन जो होता है इसका, एटॉमिक डायमेंशन जो होता है वो ऑर्डर होता है इसका 10⁻⁻10, यानी कि मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियर डायमेंशन जो होता है, न्यूक्लियर डायमेंशन जो होता है वो 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर टू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर डायमेंशन जो है ना, ये एक्सप्रेस होता है फेम्टोमीटर में ही, 10⁻⁻15 मीटर में ही। FM जिसे बोलते हैं 1 FM में होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो ये उस पर ही एक्सप्रेस होता है न्यूक्लियर डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब न्यूक्लियर रेडियस की बात की जाए, यहीं पे कर लेता हूँ। देखिए न्यूक्लियर रेडियस की बात की जाए, ये इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर रेडियस, इसीलिए मैं धीरे धीरे इसको बताऊंगा। न्यूक्लियर रेडियस जो है, इससे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और आपको बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए पहले मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ न्यूक्लियर रेडियस के बारे में। तो न्यूक्लियर रेडियस क्या थी कि इसके पास कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, पहली बात, ठीक है। न्यूक्लियस का कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, तो इसलिए इसका डिफाइन जो होता है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगा उसी से रेडियस को मैं डिफाइन करूँगा। जैसे कि मैं जानता हूँ कि अगर
डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है और वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। तो उसी से अगर मैं वॉल्यूम जो हो जाएगा ना, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ये देखिए डेंसिटी हम जानते हैं कि मास बाई वॉल्यूम होता है और वो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है, मास बाई वॉल्यूम होता है और वो कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब वॉल्यूम को मैं अगर लिखूँ तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना, स्फेरिकल स्फेयर मैं कंसीडर किया हूँ क्योंकि न्यूक्लियस का जो है वो स्फेरिकल कंसीडर किया हूँ, प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा मैं नया पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसमें थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मैं नया पेज ले लेता हूँ, ये देखिए न्यूक्लियर रेडियस। पहले मैं अगर मैं आपको बता दूं कि इसके पास कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है न्यूक्लियस को, इसलिए मैं न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है उस पे आधार पे मैं उसको वेरीफाई कराऊंगा कि न्यूक्लियर रेडियस होता क्या है। तो मैं बेहतर बता दूं कि मैं स्फेरिकल से कंसिडर करूंगा, ठीक है, स्फेरिकल स्फेरिकल शेप में कंसिडर करूंगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा कि मास बाई वॉल्यूम होता है ना, मास बाई वॉल्यूम होता है। मैं और वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कि तो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में देखूँ तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मास, मास में बता दो, मास में बता दूं मास जो है, देखिए यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है तो वो मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू ट्रायल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, ट्रायल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, जिसे हम m इंटू ए बोलते हैं। मास ऑफ वन न्यूक्लियन m, ट्रायल नंबर ऑफ न्यूक्लियन वो a। यहाँ पे मास का मतलब ये है जो मुझे बताना था आपको। तो यहाँ पे मैं अगर मास लिखूँ तो ये मुझे लिखना पड़ेगा ma, ठीक है। अब मैं अगर डायरेक्टली अगर आऊँ देखूँ अगर, तो पर्सनैलिटी का जो साइन है वो देखिए, रेडियस जो है ये r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक मिनट, वो ये मुझे ये देखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के पावर 1/3, ठीक है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ये ले लूँ कि मास जो है लेट एम पी जो है वो एम एन के बराबर है और मैंने उसे एम लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो आर जो है वो ए के पावर 1/3 का है, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाऊँ, प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाऊँ तो कांस्टेंट आएगा और 1/3 आ जाएगा।
ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जिसमें आर नॉट जो है वो कांस्टेंट है। मुझे यही वेरीफाई करानी थी आज। और आर नॉट की वैल्यू अगर की मैं बात करूं तो 1.1 टू 1.5 FM, FM माने फेमटोमीटर, ठीक है, ये होती है। अगर देखिए क्वेश्चन में तो अगर दिया रहेगा आर नॉट की वैल्यू, अगर ना दिया हो, अगर आर नॉट की वैल्यू अगर ना दिया हो तो मोस्ट सुटेबल ये है कि मैं आर नॉट की वैल्यू लिखूँ 1.2 FM। अगर ना दिया हो तो, दिया हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं दिया हो तो आर नॉट की वैल्यू 1.2 FM में लिखूँगा, ठीक है। और कभी भी न्यूमेरिकल आए अगर ना दिया हो तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 2-3 टॉपिक है वो, उसको छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी कंप्लीट करा दूँ आज। देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात कीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी जो है न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन सरफेस ऑफ न्यूक्लियाई पे वो कांस्टेंट नहीं होगा, वहाँ वैरी करेगा। कांस्टेंट होता है लेकिन सरफेस ऑफ न्यूक्लियाई पे वो कांस्टेंट नहीं होता है। मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी ऑल थ्री आर कांस्टेंट। मास डेंसिटी, देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी में कांस्टेंट होता है मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। मास डेंसिटी मैं अगर लिखूं, मास डेंसिटी अगर मैं लिखूं तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m न्यूक्लियस, ठीक है, बाई v, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी होता है z बाई v, ठीक है। जो नंबर ऑफ z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये याद कर लेना है, ठीक है। और नंबर डेंसिटी होता है, नंबर डेंसिटी होता है वो a बाई v होता है, ठीक है। ये तीनों मैं बता दिया। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब मास डेंसिटी अगर मैं लिखूं, मास डेंसिटी में लिखूं तो मास डेंसिटी जो होता है उसको मैं रो एम लिखा जाता है। तो रो एम मैं एक, अब मैं क्या बोलता हूँ, डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि रो एम जो होता है, डेरिवेशन अपने बुक पे देख लीजिएगा, बस ये सब थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो जानना ज़रूरी है। डेरिवेशन क्या करें उसमें, केजी बाई मीटर, अरे चलिए हटाइए मैं बता देता हूँ, एक मिनट, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ। देखिए उसी तरह कुछ नहीं करना है, रोएम जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना। और मैं उसी तरह वही लूँगा कि क्या वही मैं लूँगा कि एम एन जो है वो एम पी के बराबर है, और मैं एम लिखूँगा। और इसकी वैल्यू मैं बताई थी आपको कि 1.67 इंटू 10 माइनस माइनस 27 kg होती है ना। उसी तरह वही मास को फिर मैं एम ए लिखूँगा, है ना, मास को एम ए लिखूँगा, वॉल्यूम को वही 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। आर क्यूब की वैल्यू क्या होती है,
आर नॉट, है ना, आर नॉट क्यूब और ए। समझ में आई कैसे लिखा मैंने? ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 थी, तो इसके क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया, तो आर नॉट क्यूब हो गई और यहाँ पे ए हो गया। यही कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे मैंने वही यूज़ किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रो एम जो है मैं ऐसे लिखूँ, रो एम इज इक्वल टू 3m 4 पाई आर नॉट क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इंटू मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 4 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट का वैल्यू मैं बताया था 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मैं बताया था। इसको फेमटोमीटर में 1.2 FM लिखना है, 10⁻⁻15 क्यूब। तो वैल्यू आएगी यहाँ से रो एम की, वो होगी 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और रो एम की मैं जनरली अगर लिखूँ तो 10⁻17 kg मीटर क्यूब मैं लिखूँगा। तो ऐसे ही डिराइव किया जाता है। इसका भी एक तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था। उसी तरह नंबर डेंसिटी को भी कर लेंगे क्या? ये भी तो हो जाना चाहिए ना, नंबर डेंसिटी। देखिए नंबर डेंसिटी, अगर नंबर डेंसिटी की बात करूँ तो इसको मैं रो एन बोला जाता है, रो एन, ठीक है। तो वही है, फिर वही करना और कुछ नहीं। रो एन अगर मैं डिराइव, चलिए इसको भी डिराइव कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो नंबर डेंसिटी अगर करूँ तो इसमें न्यूक्लॉन्स जो है वो n+p होता है, ठीक है। नंबर डेंसिटी की बात की है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैं ए लिखूँगा, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात की गई है, न्यूक्लियॉन्स n+p होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है ए लिख दिया। वॉल्यूम हो जाएगा वही 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसी तरह 3a 4 पाई आर नॉट क्यूब ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही सब का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट अब लिखूँगा वो 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब रो एन हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर देखूँ, अगर 1 मिनट ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने रो एम जो निकाला था वो 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब आया था। और जब मैं रो एन निकाला, नंबर डेंसिटी जब मैं निकाली तो 3/4 पाई आर नॉट क्यूब आया था। तो यहाँ से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो रो एम इज इक्वल टू रो एन इंटू एम मैं लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए मैं अगर वेरीफाई करूँ, देखिए रो एम जो है उसको मैं रो एन इंटू एम मैं लिख सकता हूँ। मास डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ डेंसिटी इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन होता है, ठीक है। अगर नहीं वेरीफाई हो रही है तो यहाँ से देख लीजिए 10⁻, रो एम जो होता है वो 17 होता है, रो एन होता है 44, 10⁻44 मास में लिखूँगा 10⁻27। इसको करके देखिए आ रही है। तो मैं ऐसे नंबर डेंसिटी की बात मैं कर ली आज। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जिसे जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक, आज की लास्ट और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है वो मैं आज आपको डिस्कस कर दूं, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है।
और मैं इसको अच्छे से थोड़ी टाइम लेके मैं डिराइव करूँगा। आज की वैसे भी अगर मैं देखूँ तो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। देखिए ये बताया, ये बताया, ये बताया, फिर ये हो गया। हाँ चलिए, मैं एक और पेज लूँगा। और आज का ध्यान से देखिएगा, आज का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब आगे की लेवल की बात की जाएगी इसमें, ये आगे की लेवल की बात है, 12th लेवल नहीं है ये। ठीक है, ये देखिए मैं लिखूँ मीन, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, 10 मिनट और लगेंगे। मीन स्क्वायर रेडियस। ठीक है, चलिए अगर मैं मीन स्क्वायर रेडियस की बात करूं तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो मैं, चलिए एक मैं क्वेश्चन के रूप में अगर देखूं इसे, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रो क्वेश्चन टाइप में ले लेता हूँ, देखिए एक मिनट, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे रो आर, रो इज द फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू रो नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो और आर जो है वो लेस देन इक्वल टू विगार है, ठीक है, और दूसरा टर्म दिया वो ज़ीरो दिया हुआ है, वो जो आर स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन विगार है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बड़ा आर जो है वो रेडियस है, ठीक है, और आर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और बोल रहा है कि इसका आप मीन स्क्वायर रेडियस फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन के रूप में ले लिया कि कोई फंक्शन रो इज द फंक्शन ऑफ आर, वो रो नॉट दिया हुआ है, कांस्टेंट है, ये देखिएगा। अब मैं अगर इसमें मैं सॉल्यूशन अगर करूँ इसका, तो देखिएगा क्वांटम में आप लोग रूट मीन स्क्वायर पढ़े होंगे, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यार ये पेन क्या हो गया, चलिए, रूट मीन स्क्वायर रेडियस की अगर बात करूँ, चलिए ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, राय देना चाहूँगा कि इसे आप रेडियस को छोड़ के राइट टू लेफ्ट जाने की कोशिश कीजिए, स्क्वायर मीन और रूट, ठीक है, पहले आएगा। तो मैं आर एम एस रेडियस अगर लिखूँ, आर एम एस रेडियस अगर मैं लिखूँ तो आर एम एस रेडियस क्या होता है, रूट अंडर, देखिए चलिए हटाइए, पहले मैं बता दूँ, स्क्वायर, चलिए स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है मीन करने के लिए, चलिए मीन कर दीजिए, ये मीन हो गया, ठीक है, और फिर रूट, तो रूट ले लीजिए, ये लिखने का तरीका हो जाता है ना। अब ऐसे आप कभी नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए ठीक है, मैं अब आगे बढ़ूँ, पेज लेता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ इसे। देखिए जब मैं ऐसे लिखा इसको, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम आर स्क्वायर रो आर डी टाउ बाई रो भी, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम भी रो आर डी टाउ, ठीक है।
मैं आर स्क्वायर मीन आर स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे डी टाउ आप समझिए स्फेरिकल पोलर कॉन्टूर की बात की गई थी ना, तो ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, डी आर डी थीटा डी फाई, डी थीटा डी फाई, है ना, ये होता है। तो मैं स्क्वायर मीन स्क्वायर वेरियंस में निकाल रहा था, तो ऐसे मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँ तो इसी तरह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आर को मैं ए से इन्फिनाइट लिख दूँ, आर को मैं ए से इन्फिनाइट लिख दूँ। थीटा का वैल्यू आपने पता होगा कि 0 से पाई होता है, और फाई की वैल्यू को पता होगा कि 0 से 2 पाई होता है ना। उसी तरह आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। आप लोगों ने EMT अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इजी है, कुछ करना नहीं है। 0 से इन्फिनाइट ले लूँगा आर का वैल्यू, उसी तरह 0 से पाई, उसी तरह 0 से 2 पाई, फिर वही रो आर देखिए जब मैं मीन निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं वैसे कर दिया इसे, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है और वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आगे इसको बढ़ाऊँ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। चलिए मैं यहाँ पे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डेंसिटी निकाल रहा हूँ, है ना, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी में निकाल रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे बैक किया जाए तो ये पेपर ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रो इज द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू रो नॉट कांस्टेंट दिया है, जो आर से छोटा है, और बड़ा आर जो है यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है, आर जो रेडियस है। तो मैं आपको ये जो बताया यहाँ पे, ये आपको ध्यान दीजिएगा। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मीन जो है ना, मीन स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों इंटीग्रेट करूँगा, आप लोगों को पता होगा होता है कि क्या बोलते हैं, आपको पता है कि साइन का और थीटा का वैल्यू कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो मैंने उसको 0 से इन्फिनाइट लिया हुआ है, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं आगे भेज लेता हूँ, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी मैंने इसे कैसे लिखा, ठीक है। देखिए ऊपर में मैं आर स्क्वायर का मीन जो निकाला, आर स्क्वायर को रो नॉट से, रो द फंक्शन ऑफ आर जो है उससे किया, और रो आर जो फंक्शन है वो डी टाउ, रो आर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, आर स्क्वायर रो आर, और डी टाउ की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। उसी तरह नीचे में भी मैं रो आर से मैं जब डिवाइड करूँगा तो बस वही रो आर लिखा और डी टाउ की वैल्यू मैंने लिख दी। इसी तरह मैंने कुछ नहीं किया, कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि आप जब घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा कि जो ये थीटा होती है ना, और फाई जो होती है, थीटा एंड फाई जो होती है ना, साइंस के साथ जो लगा हुआ है ना, डी आर डी थीटा डी फाई, इसकी वैल्यू 4 पाई ही आती है हमेशा। इंटीग्रेट कीजिएगा ना 0 से पाई और 0 से 2 पाई जब कीजिएगा डी आर डी थीटा में, डी थीटा और डी फाई में, तो ये 4 पाई ही आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। और जब मैं रो आर को मैं रो नॉट जो दिया हुआ है ना, रो आर इज इक्वल टू रो नॉट, है ना, कांस्टेंट है, वो मैं करूँ फॉर आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन वी आर, तो मैं जब वो मैं यहाँ पे अब निकालूँ तो देखिएगा, तो वो मैं निकालूँ तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने की ज़रूरत है।
आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं बताया था कि 4 पाई आएगा, तो 4 पाई मैंने बाहर निकाल दिया, 0 से आर इंटीग्रेट किया, रो नॉट आर टू द पावर 4 डी आर। जब वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, 2 r² है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो मैंने वही लिखा, कुछ नहीं किया यार, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। फिर उसी तरह मैं 4 पाई नीचे भी आएगा, और 0 से आर, ओहो सॉरी रहने से ही, हाँ 0 से आर में इंटीग्रेट करूँगा तो आर नॉट ही आएगा, आर नॉट आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ये देखिए बैक करके मैं दिखा दूँ, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर ठीक टर्म था तो मैं आर स्क्वायर लिखा, ठीक है, उसमें आर इंटू किया तो r4 आया था। इतना किया। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 पाई रो नॉट को मैं बाहर लूँ, 0 से आर का 4 इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ भी 4 पाई रो नॉट ले लो, यहाँ भी 0 से आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, ये देखिए, तो वही आर स्क्वायर का जो मीन वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर बाई 5, 0 से आर बाई r3/3 इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 0 से आर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/5 आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मैं अगर मीन वैल्यू इसकी निकालूं रेडियस का, वो होगा 3/5 आर स्क्वायर। मुझे यही डिराइव करानी थी। ठीक है, ये मुझे यही डिराइव करानी थी आज। और मैं बता दूं कि चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन जेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे मैं दिखा दूं, देखिए चार्ज डेंसिटी जो है डिपेंड्स अपॉन जेड, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। सॉरी जेड जो है वो प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जेड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपको पता ही होगा जेड जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। और दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी जो है सॉरी यार ये क्या हो जा रहा है, एक मिनट, नंबर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। मुझे आज इतनी ही चीज़ बतानी थी, आज का वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुका है। चार्ज डेंसिटी है वो जेड पे डिपेंड्स अपॉन जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा, और नंबर डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। इतना चीज़ है। और मुझे मेन जो है वो मुझे ये बतानी थी, वो
मीन स्क्वायर का जो रेडियस है ना, वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो 3/5 आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है? रेडियस, रेडियस है ना, बड़ा यहाँ पे आया है तो रेडियस है, मुझे यही बतानी थी आज। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे। आज लेक्चर नंबर 2 था जिसमें मैंने मीन स्क्वायर रेडियस को आपको डिस्कस किया। आप प्लीज़ देखिएगा इस वीडियो को, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ आएगा। अच्छे से एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसको घर में, मैं जो डेरिवेशन कराया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।